अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज का जो हमारा लेक्चर है उसमें हम देखेंगे इम्पेयरमेंट लॉस का रिवर्सल कैसे करते हैं। अगर इम्पेयरमेंट लॉस का रिवर्सल हो जाए तो फिर उसकी हम रिकॉर्डिंग कैसे करते हैं, उसकी हम कैलकुलेशन कैसे करते हैं। और ये हम देखेंगे, हमारे पास दो मॉडल है, कॉस्ट मॉडल और रिवैल्यूएशन मॉडल। इन दोनों में अलग अलग तरह से एंट्रीज पास करते हैं, अलग अलग तरह से एडजस्टमेंट होती है। तो वो हम डिस्कस करेंगे कि वो हम किस तरह से करते हैं। तो सबसे पहले रिवर्सल ऑफ इम्पेयरमेंट लॉस होता क्या है। An entity shall assess at the end of the each reporting period whether there is any indication that an impairment loss recognized in prior period for an asset other than goodwill may no longer exist or may have decreased। यानी कि जब भी आपका रिपोर्टिंग पीरियड होता है, ईयर एंड होता है, तो कंपनी क्या एसेस करती है, कंपनी देखती है कि क्या कोई ऐसा इंडिकेशन तो नहीं है कि जो पिछले सालों में प्रायर पीरियड में हमने इम्पेयरमेंट लॉस रिकॉग्नाइज किया था वो खत्म हो चुका है, अब एग्जिस्ट नहीं करता, या फिर वो डिक्रीज हो चुका है। If such indication exists, the entity shall estimate the recoverable amount of that asset. कंपनी क्या एस्टिमेट करती है, उसकी नई फेयर वैल्यू या उसकी रिकवरेबल अमाउंट एस्टिमेट करती है एट दैट डे। The reversal of an impairment loss for an asset shall be recognized immediately in the P&L account। और जब भी हमें ये इंडिकेशन मिलता है कि impairment loss रिवर्स हो रहा है, तो फिर उसको हम इमीडिएटली कहाँ रिकॉर्ड करते हैं, P&L अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं। और कितना रिकॉर्ड करते हैं, टू द एक्सटेंड दैट, कितना रिकॉर्ड करते हैं, द इंक्रीज कैरिंग अमाउंट ऑफ सच एसेट डज नॉट एक्सीड। कितना हम कि जो हमारी इंक्रीज कैरिंग अमाउंट आई है, यानी कि इम्पेयरमेंट लॉस रिवर्स करने के बाद जो इंक्रीज कैरिंग अमाउंट होती है, the carrying amount that would have been determined had no impairment loss been recognized in the asset prior period। दो तरह की कैरिंग अमाउंट को हम कंपेयर करते हैं, एक इंक्रीज कैरिंग अमाउंट और उसको हम कंपेयर करते हैं उस कैरिंग अमाउंट से कि अगर पिछले पीरियड में इम्पेयरमेंट लॉस नहीं हुआ होता तब की कैरिंग अमाउंट क्या होती। इन दोनों कैरिंग अमाउंट को कंपेयर करते हैं और फिर हम देखते हैं कि जो इंक्रीज कैरिंग अमाउंट है वो एक्सीड नहीं करनी चाहिए जो सेकंड कैरिंग अमाउंट है, कि जब इम्पेयरमेंट लॉस नहीं होता तो कैरिंग अमाउंट क्या होती प्रायर पीरियड में। तो उससे हम कंपेयर करते हैं और जो डिफरेंस आ रहा होता है उससे हम रिवर्सल ऑफ लॉस की एंट्री पास करते हैं। Any increase in carrying amount of an asset above the carrying amount that would have been determined had no impairment loss been recognized for assets in prior years is a revaluation। यानी उसको हम क्या कंसिडर करते हैं, उसको हम रिकंसिडर उसको हम कंसिडर करते हैं revaluation and shall be recognized in other comprehensive income if the company uses revaluation model। अच्छा, यहाँ तक जो हमने दूसरी बात की थी वो हमारी कॉस्ट मॉडल तक थी। और अगर रिवैल्यूएशन मॉडल की हम बात कर रहे हैं तो फिर उसका जो डिफरेंस आ रहा होता है उसको हम किस में रिकॉर्ड करते हैं, अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में हम रिकॉर्ड करते हैं। ये रिवर्सल ऑफ इम्पेयरमेंट लॉस की डेफिनेशन है। अगर आप एंट्री है, अगर आप कॉस्ट मॉडल यूज कर रहे हैं तो अब आप यहाँ पे देखें एक्यूमुलेटेड इम्पेयरमेंट लॉस हमने डेबिट कर दिया, जबकि हमने प्रीवियस जो लेक्चर्स थे उसमें आपने देखा होगा कि इम्पेयरमेंट लॉस हम डेबिट करते हैं और एक्यूमुलेटेड इम्पेयरमेंट लॉस हम क्रेडिट करते हैं। तो यहाँ पे अब हम क्योंकि लॉस रिवर्स कर रहे हैं तो एक्यूमुलेटेड इम्पेयरमेंट लॉस हम क्या कर रहे हैं, डेबिट कर रहे हैं। और रिवर्सल ऑफ इम्पेयरमेंट लॉस हमने क्रेडिट किया है पीएनएल अकाउंट में। पीएनएल अकाउंट में हमने क्यों किया है, क्योंकि हम ये बात कर रहे हैं कि जब हम कॉस्ट मॉडल यूज करते हैं। तो ये कॉस्ट मॉडल से रिलेटेड हमारी एक एक्सरसाइज है और इसको हम एक्सेल शीट पे कंटिन्यू करते हैं। तो ये एग्जाम्पल हमें दी हुई है और इस एग्जाम्पल से हम डेटा एक्सट्रैक्ट करते जाते हैं। An asset was purchased for 1 lakh, अमाउंट जिस और एसेट परचेज किया था 1 लाख पे।
on January 1st 2021 with 10 years useful life. So useful life भी आपको 10 years दी हुई है और आपने एसेट परचेज किया था, रेजिडुअल वैल्यू नील है और डिप्रिसिएशन चार्ज हम किस पे करते हैं, स्ट्रेट लाइन मेथड से हम डिप्रिसिएशन चार्ज करते हैं। सो अगर अब हम यहाँ पे डिप्रिसिएशन कैलकुलेशन करना चाहें तो डिप्रिसिएशन हमारी कैसे कैलकुलेट होगी कि हम यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं डिप्रिसिएशन एक्सपेंस। डिप्रिसिएशन एक्सपेंस जो हमारी कॉस्ट है वो 1 लाख है। इसको हम डिवाइड कर देंगे यूज़फुल लाइफ जो कि 10 years है, तो हमारे पास कितना डिप्रिसिएशन आ जाएगा, 10,000 हमारा डिप्रिसिएशन आ जाएगा पर ईयर। तो पर ईयर हमारा डिप्रिसिएशन आ रहा है। और इसी डेट को हम किस डेट की बात कर रहे हैं, हम डेट की बात कर रहे हैं ऑन January 21 को आपने एसेट परचेज किया है। तो जब हमारा साल ख़त्म हुआ यानी December 31 2021 की हम बात कर रहे हैं, तो इस डेट को एसेट की जो कैरिंग अमाउंट आएगी वो कैसे आएगी, वो आएगी कॉस्ट में से। कॉस्ट आपकी 1 लाख है, इसमें से आप माइनस करें एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन, 1 साल का तो अभी 10,000 ही होगा। तो फिर आपके पास कैलकुलेट होके जो कैरिंग अमाउंट आएगी वो कितनी आएगी, 90,000। सो कैरिंग अमाउंट हम बात कर रहे हैं December 31 की 2021 की आपके पास आ रही है, 1 साल बाद 90,000 आ रही है। उसके बाद सवाल में दिया हुआ है ऑन December 31 डिप्रिसिएशन 10,000 रिकॉर्ड हो गया। ऑन दिस डेट द रिकवरेबल अमाउंट ऑफ दिस एसेट वुड बी डिटरमिन्ड 72,000 एंड देयरफॉर इम्पेयरमेंट लॉस ऑफ 18,000। अच्छा जी, अब इस डेट को आपको पता चला कि आपकी जो ये कैरिंग अमाउंट थी और जो रिकवरेबल अमाउंट है, रिकवरेबल अमाउंट कितनी है आपके पास, 72,000 है। तो अब यहाँ पे आप देखिए कैरिंग अमाउंट एक्सीड कर रही है बाय इट्स रिकवरेबल अमाउंट। इसका मतलब है आपको क्या चीज़ हो गया, एसेट को इम्पेयरमेंट लॉस हो गया। तो इम्पेयरमेंट लॉस हम रिकॉर्ड करेंगे, कितना रिकॉर्ड करेंगे कि हम रिकॉर्ड करेंगे 90,000 में से माइनस कर दें 72,000। तो हमारे पास इम्पेयरमेंट लॉस जो आ रहा है वो इम्पेयरमेंट लॉस कितना आ रहा है, 18,000 आ रहा है। और अगर हम इस इम्पेयरमेंट लॉस की डेट रिकॉग्नाइज कर लें, कि डेट लिख लें साथ में, तो फिर हमें आसानी होगी। ये किस दिन की बात हो रही है, ये बात हो रही है December 31 2021 को हमने ये लॉस रिकॉग्नाइज किया। उसके बाद 1 साल बाद अगर आप डेटा चेक करें यहाँ पे, 1 साल बाद क्या इंफॉर्मेशन दी हुई है, ऑन December 31 2022 की बात हो रही है। डिप्रिसिएशन ऑफ एसेट वाज 8,000। अच्छा, क्योंकि हम कैरिंग अमाउंट पे डिप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हैं, तो अब हम नया डिप्रिसिएशन निकालते हैं और नाउ द न्यू कैरिंग अमाउंट वाज 64,000। और नई कैरिंग अमाउंट हमारे पास कितनी दी हुई है, 64,000 दी हुई है। ये हम कैलकुलेट करते हैं कि कैसे दी हुई है, हम बात कर रहे हैं कैरिंग अमाउंट हम कैलकुलेट कर रहे हैं। ये हमारे पास डेट आ गई December 31 2022 की। और इस डेट को जब हम कैरिंग अमाउंट निकाल रहे हैं, कैरिंग अमाउंट हम कैलकुलेट कर रहे हैं, तो कैरिंग अमाउंट होती है कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन। सो अब एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन हमारा कितना आएगा, ये हमारी रिकवरेबल अमाउंट थी 72,000, ठीक है। तो कैरिंग अमाउंट हमारी थी पहले हमारी कैरिंग कैरिंग अमाउंट थी 72,000 जो कि रिकवरेबल अमाउंट है, यही हमारी कैरिंग अमाउंट है। तो इसमें से आप यहीं पे आप देख लें कैरिंग अमाउंट हमारी 72,000 है, इसमें से हम डिप्रिसिएशन माइनस कर देंगे 8,000 जो कि यहाँ पे उसने कैलकुलेट करके दिया हुआ है। तो आपके पास क्या आ जाएगी,
8,000 माइनस करने के बाद न्यू कैरिंग अमाउंट आ जाएगी, जो कि आ रही है 64,000। ये 8,000 कैसे आया, यहाँ पे आप देख लीजिए 72,000 आपकी रिकवरेबल अमाउंट है, और 1 साल आप एसेट इस्तेमाल कर चुके हैं, तो आपने उसको डिवाइड किससे किया है, 9,000 से, 9 से डिवाइड किया है, 9 ईयर से। तो फिर आपकी ये 8,000 आपका नया डेप्रिसिएशन आ गया। क्योंकि नया डेप्रिसिएशन हमने प्रीवियस, जिसमें हमने डेप्रिसिएशन प्रीवियस वीडियो लेक्चर में कैलकुलेट किया था, उसमें हमने देखा था कि हमारी जो रिकवरेबल अमाउंट है वही आपकी नई कैरिंग अमाउंट हो जाती है, उसी के ऊपर हम डिप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हैं। ये हमने अ, सीखा था कि ये कैसे बराबर हो जाता है। अच्छा, उसके बाद जो हमारी रिकवरेबल अमाउंट है, ये देखिए, ऑन दिस डेट द रिकवरेबल अमाउंट हैज़ एस्टिमेटेड 95,000। कहाँ पे हमारे पास मौजूद है ये, कि जो 95,000 है, ये देखिए ऑन दिस डेट, यानी कि December 31 22 की बात हम कर रहे हैं। तो हमारे पास रिकवरेबल अमाउंट यहाँ पे हमने लिख दिया कि जो हमारी रिकवरेबल अमाउंट आ रही है वो गिवन है 95,000। तो अब देखें कि हमारी रिकवरेबल अमाउंट ज़्यादा है, कैरिंग अमाउंट एक्सीड नहीं हो रही है। तो इसका मतलब है कि जो डिफरेंस आ रहा है, यानी कि 31,000, आप अगर इन दोनों का डिफरेंस देखें तो वो 31,000 आ रहा है। सो दिस 31,000 इज़ बेसिकली आपका क्या है, ये आपकी अमाउंट जो है ये रिवर्सल है, यानी कि ये आप कह लें कि ये आपका इम्पेयरमेंट लॉस है, का इम्पेयरमेंट लॉस की जो जो आप कह लें कि इम्पेयरमेंट लॉस की एडजस्टमेंट होगी, इसी में से रिवर्सल होगा। तो अब जब हमने थ्योरी पढ़ी थी तो हमने देखा था, हम दो कैरिंग अमाउंट को कंपेयर करते हैं। कौन सी दो कैरिंग अमाउंट को हम पे कंपेयर करते हैं, कि एक तो वो जो इंक्रीज कैरिंग अमाउंट आपको दी हुई होती है, आप यानी कि दिस वन, जो कैरिंग अमाउंट आपके पास पहले से आ रही होती है, मौजूद होती है, दिस 64,000। और अगर इम्पेयरमेंट लॉस ना होता तो कैरिंग अमाउंट क्या होती, तो कैरिंग अमाउंट हमारी जो दूसरी है वो हम कैलकुलेट करके देखते हैं, यानी कि कैरिंग अमाउंट, अगर इम्पेयरमेंट लॉस ना होता तो क्या होता। तो कैरिंग अमाउंट, अब आप देखें, आपके पास जो एसेट था शुरू से ही, जो आपने एसेट परचेज किया था वो कितने पे था, 1 लाख पे था, और उस पे आपने दो दो साल का अगर आप डिप्रिसिएशन निकालें 20,000, तो आपकी जो कैरिंग अमाउंट आएगी वो कितनी आ जाएगी, जिसको आपने कंपेयर करना है, वो आ रही है 80,000। सो एक कैरिंग अमाउंट आपकी 64,000 आ रही है, और एक कैरिंग अमाउंट आपकी 80,000 आ रही है। ये वाली जो सेकंड कैरिंग अमाउंट है, ये वो कैरिंग अमाउंट है कि अगर लॉस, इम्पेयरमेंट लॉस ना हुआ हुआ होता, ये देखें, ये जो इम्पेयरमेंट लॉस है, अगर ये वाला इम्पेयरमेंट लॉस ना हुआ होता तो नेक्स्ट ईयर आपकी कैरिंग अमाउंट 72 नहीं होती, बल्कि 90,000 ही होती। 90,000 में फिर आप 10 ईयर का डिप्रिसिए 10,000 का डिप्रिसिएशन माइनस करते तो टोटल 20,000 का माइनस करते, और आपकी बुक वैल्यू कितनी हो जाती, 80,000 हो जाती। तो अब यहाँ पे जो आपकी कैरिंग अमाउंट आ रही है, इन दोनों कैरिंग अमाउंट को अगर आप कंपेयर करते हैं तो आपका डिफरेंस कितना आता है, यानी कि आप यहाँ पे 80,000 में से माइनस कर दें जो 64,000 है, तो आपका जो डिफरेंस आ रहा है वो डिफरेंस आ रहा है 16,000 का। तो इस 16,000 से बेसिकली हम रिवर्सल ऑफ लॉस की एंट्री पास करेंगे। एंट्री हम क्या पास करेंगे, कि यहाँ पे आप देख लीजिए, एंट्रीज के हमारे वही कॉलम हैं, डेट होता है, अकाउंट्स टाइटल होता है, और फिर हमारे पास एक डेबिट का कॉलम और एक क्रेडिट का कॉलम। तो आमतौर पे ये हम पास करेंगे December 31 2022 की बात हो रही है। तो अकाउंट्स टाइटल में हमारे पास हम आम हालात में तो
एक्यूमुलेटेड इम्पेयरमेंट लॉस क्रेडिट करते हैं, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक्यूमुलेटेड इम्पेयरमेंट लॉस हम डेबिट कर देंगे। किससे हम डेबिट करेंगे, 16,000 से, और हम 16,000 से, और हम क्रेडिट क्या कर देंगे, हम क्रेडिट कर देंगे रिवर्सल ऑफ इम्पेयरमेंट लॉस, हम क्रेडिट कर देंगे बाय 16,000। सो ये हमारी रिवर्सल ऑफ लॉस की एंट्री है। हमने क्या किया, हमने ये किया, हमने देखिए यहाँ पे पढ़ा था कि हम दो कैरिंग अमाउंट को कंपेयर करेंगे। कौन कौन सी दो कैरिंग अमाउंट को हम कंपेयर करेंगे, ये मैं आपको शेयर कराती हूँ। इम्पेयरमेंट लॉस की हम जब बात कर रहे थे, दिस वन, कि the reversal of impairment loss of an asset shall be recognized immediately in P&L account to the extent that increase carrying amount of such asset does not exceed the carrying amount that would have been determined had no loss, no impairment loss been recognized। यानी कि प्रायर पीरियड में अगर लॉस रिकॉग्नाइज नहीं होता तो फिर इम्पेयरमेंट लॉस की तो फिर कैरिंग अमाउंट क्या होती। तो प्रायर पीरियड में का अगर हम इम्पेयरमेंट लॉस माइनस कर यानी कि इग्नोर कर दें, तो ये देखें, ये अगर ये इम्पेयरमेंट लॉस हमारा 18,000 होता ही नहीं, तो कैरिंग अमाउंट हमारी 90,000 होती। अगले साल का 10,000 मजीद हम उसमें से डिप्रिसिएशन माइनस करते, तो टोटल 20 माइनस करके हमारे पास जो अमाउंट आ जानी थी वो 80,000 कैरिंग अमाउंट थी। इसको हम 64 की कैरिंग अमाउंट से कंपेयर करते हैं, दोनों का डिफरेंस हमारा आ जाता है 31,000। उसको हम इसको अभी हम यूज़ नहीं करेंगे, 31 को हम यूटिलाइज नहीं करेंगे। हम बहरहाल इस 64 को 80,000 से कंपेयर करेंगे। यहाँ पे है 80,000, और हमारा जो डिफरेंस आएगा वो 16,000 आ जाएगा। तो 16,000 से हम एंट्री पास करेंगे। ये जो 31,000 है, ये हमारी अमाउंट अभी यूज़ नहीं होगी, ये हमारी नेक्स्ट प्रॉब्लम है। और नेक्स्ट प्रॉब्लम हमारा, आप देखें कि मेथड कौन सा है, रीवैल्यूएशन। तो तमाम अमाउंट, तमाम डेटा वही है। दोनों प्रॉब्लम में डिफरेंस क्या है, यहाँ पे आपको जो रिक्वायरमेंट में क्लियर कट दिया हुआ है, जर्नल एंट्री टू रिकॉर्ड द रिवर्सल इफ एंटिटी यूजेस कॉस्ट मॉडल। तो कॉस्ट मॉडल पे यहाँ पे आपने आके जो आपकी एंट्री है वो आपने यहाँ पे फिनिश कर देनी है। ये इसको हम रिवर्सल ऑफ इम्पेयरमेंट लॉस, या इसको हम सिंपल रिवर्सल ऑफ लॉस भी कह सकते हैं। इम्पेयरमेंट लॉस कह दें या लॉस कह दें। और इसको हम किस में रिकॉर्ड करेंगे, इसको अभी हमने कहा था कि हम इसको पी एन एल अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे। अच्छा, बाकी तमाम डेटा हमारा सेम है। अगर हम कॉस्ट मॉडल यूज़ करते हैं, तो डेटा क्योंकि हमारा सेम है, तो कैलकुलेशन हम यहीं से लेके शुरू करते हैं। और यहाँ पे अब आप हम देखेंगे इसको हम चेंज किस तरह से करते हैं। एंट्री हमारी चेंज हो जाएगी, और वो किस तरह से चेंज हो जाएगी वो भी हम देख लेते हैं। तो डेट हमारे पास वही रहेगी। आप देखें यहाँ पे आपके पास जो ये 31,000 है, दिस 31,000, अब यहाँ पे इसको हम यूज़ करेंगे। टोटल जो हमारा आना चाहिए है रिवैल्यूएशन के मुताबिक रिवर्सल, वो कितना आएगा, 31,000। अब जब हम रिवैल्यूएशन मॉडल यूज़ करते हैं, इस 31,000 में से हम माइनस कर देंगे 16,000। तो जो हमारा रिमेनिंग आ रहा होगा, रिमेनिंग हमारा कितना आ रहा है, इसमें से अगर आप माइनस करें, तो जो हमारा डिफरेंस आ रहा है वो डिफरेंस आ रहा है 15,000। तो ये जो 15,000 है हमारा, इसको हम ले जाएंगे, इसको हम रिकॉर्ड कर देंगे अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम के अंदर। ये हम रिकॉर्ड कर देंगे अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम के अंदर। और ये जो 16 है ये पी&एल अकाउंट में रिकॉर्ड हो जाएगा। दो एंट्री हम पास करेंगे। दो एंट्रीज हम कौन कौन सी पास करेंगे, मैं आप अभी हमने
ये देखें, ये हमारे पास जो है दो एंट्रीज आ जाएंगी अगर हमारा रीवैल्यूएशन मॉडल है। पहला हम डेबिट कर देंगे एक्यूमुलेटेड इम्पेयरमेंट लॉस और रिवर्सल ऑफ लॉस, वही 16,000 जो हमने पहली एंट्री पास की थी। लेकिन जो डिफरेंस आ रहा है हमारा, वो हमारा एक एंट्री में आ रहा है, एक हम एक और एंट्री पास करेंगे एसेट्स और गेन ऑन रिवैल्यूएशन, जो एक्सेस अमाउंट है उससे फिर हम एंट्री रिवैल्यूएशन की पास करते हैं। किस तरह से, अब ये हमारे पास यहाँ पे एक्सेल शीट पे हम देख लेते हैं कि ये देखें, पहली एंट्री तो बिल्कुल हम उसी तरह पास करेंगे कि हमारे पास एक्यूमुलेटेड इम्पेयरमेंट लॉस डेबिट हो जाएगा। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं एक्यूमुलेटेड इम्पेयरमेंट लॉस कितने से, 16,000 से। तो 16,000 से पहली एंट्री हो जाएगी और हम क्रेडिट क्या कर रहे थे, रिवर्सल ऑफ लॉस। और ये रिवर्सल ऑफ लॉस हम किस में कर रहे थे, पीएनएल अकाउंट में हमने रिवर्स किया था, कितने से, 16,000 से। सो अगर आपका रिवैल्यूएशन मॉडल है तो जो रिमेनिंग बैलेंस आ रहा है, यानी कि ये जो हमने 31,000 कैलकुलेट किया था, अगर हम रिवर्सल इसमें से माइनस कर दें तो जो हमारा रिमेनिंग आ रहा है 15,000, दिस 15,000, इसको फिर हम क्या रिकॉर्ड करेंगे, इसको हम गेन रिकॉर्ड करेंगे। और गेन हम कैसे रिकॉर्ड करेंगे, एसेट की अमाउंट हम इंक्रीज कर देंगे, तो इस वजह से एसेट हम डेबिट कर रहे हैं 15,000 से। और क्या चीज़ हम रिकॉर्ड करेंगे, गेन ऑन रिवैल्यूएशन। और ये गेन ऑन रिवैल्यूएशन हमारा किस में जाएगा, अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में ये हमारा क्रेडिट हो जाएगा, कितने अमाउंट से, 15,000 से ये हम एंट्री पास कर देंगे। सो दोनों में रिवैल्यूएशन मॉडल में और जो हमारा कॉस्ट मॉडल है, उन दोनों में डिफरेंस एक एंट्री का आ रहा है। यानी कि हमने यहाँ पे 16,000 जो हमने इम्पेयरमेंट लॉस रिवर्स किया, अगर हमारा कॉस्ट मॉडल है तो बस हम इसको यहीं पे फिनिश कर देंगे। लेकिन क्योंकि रीवैल्यूएशन मॉडल है, हम अपने एसेट को भी रीवैल्यू कर रहे हैं, यानी एसेट की अमाउंट भी इंक्रीज कर रहे हैं, तो एसेट की अमाउंट भी इंक्रीज कर देंगे 15,000 से और रीवैल्यूएशन हम क्रेडिट कर देंगे। और यहाँ पे हमारा यानी गेन हो गया, तो इस वजह से ये क्रेडिट हो रहा है। तो यहाँ पे हम एक एडिशनल एंट्री बनाएंगे इफ़ एंटिटी यूजेस रीवैल्यूएशन मॉडल। और आपको एग्जाम्पल में या सवाल में दिया होगा क्लियर कट कि कंपनी कौन सा मॉडल यूज़ कर रही है। दैट्स इट फ्रॉम दिस लेक्चर क्लास, टेक केयर।